जम्मू कश्मीर में सीएम योगी की हुंकार। सीएम का जम्मू कश्मीर का दौरा। सीएम योगी करेंगे 3 विशाल जनसभा। हरियाणा में राहुल गांधी करेंगे प्रचार। हरियाणा में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां। कुमारी शैलजा भी होंगी शामिल। अयोध्या में संतों की हुई बैठक। प्रसाद में मिलावट पर संतों में आक्रोश। मंदिरों की पवित्रता पर उठाए सवाल। बीजेपी ओबीसी मोर्चा का बड़ा ऐलान। राहुल के आवास का घेराव करेगा बीजेपी मोर्चा। दिल्ली में मार्च निकालेगा। झांसी में सीआर का आतंक जारी। महिला पर किया हमला, हुई है मौत। वन विभाग की सीआर को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मंदिरों में प्रसाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब नवरात्रि से भी मां दुर्गा के शक्ति पीठों में प्रसाद का स्वरूप भी बदल जाएगा। इसकी शुरुआत प्रयागराज के ललिता देवी शक्ति पीठ से हुई है। मंदिर प्रबंधन ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि नवरात्रि से अब शक्ति पीठ में प्रसाद के रूप में लड्डू मिष्ठान नहीं चढ़ाए जाएंगे। साथ ही प्रसाद की शुद्धता को देखते हुए मंदिर में अब नारियल, इलायची दाना और फल ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के आसपास लगने वाली प्रसाद की दुकानों की रोजी रोटी छीनने ना पाए, इसके लिए उन दुकान वालों से ये कहा है कि वो अपनी दुकानों में जो नया प्रसाद मंदिर में चढ़ेगा उसी की बिक्री करें। इससे उनका रोजगार भी चलता रहेगा। प्रबंधन समिति की परसों मीटिंग थी, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि भाई तिरुपति बालाजी के मंदिर में के प्रसाद में घी की चर्बी मिलाई गई, ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वीकारोक्ति की। इसलिए इस बार शुद्धता को देखते हुए किसी तरह का अपवित्र वस्तु मंदिर में भगवती के सामने भोग के लिए ना आए। तो उसमें ये रखा गया कि भाई सूखा मेवा, इलायची दाना, बतासा, नारियल, इन सब का इन्हीं का भोग लगे, फल का। बाकी चीज़ों का मिठाई और खोए से बने और लड्डू, बेसन तो इन सब का वर्जित रहेगा नवरात्रि के भोग में। नवरात्रि क्या ये चल रहा है कि हमेशा इस चीज़ को वर्जित रखा जाए। हम सभी भक्तों से, सनातन धर्मावलंबियों से ये अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सब समय के अनुसार मिलावट को देखते हुए या तो अपने घर के निकाले हुए घी का प्रयोग करें और या तो फिर केवल फलों का और सूखे मेवा का प्रयोग करें। जी, बता दें प्रसाद को लेकर विवाद मामले में तिरुपति का जो विवाद छिड़ गया था प्रसाद को लेकर, उसी के चलते अब देश के सभी मंदिरों के प्रसाद पर सभी की सख्ती से नजर है। साफ सफाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि प्रसाद किस तरह का आखिर श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। उसको लेकर हर मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिलता है उसकी जांच की जा रही है। और साथ ही प्रयागराज में मंदिर में ये इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अब सूखे मेवे ही बिकेंगे और लड्डू मिष्ठान नहीं बिक सकेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ आशीष भट्ट संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आशीष, देखिए नवरात्रि से मां दुर्गा के शक्ति पीठों में प्रसाद का स्वरूप भी बदल दिया जाएगा और इसको लेकर प्रयागराज में मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्था प्रसाद को लेकर की गई है? देखिए ज़ैबा, जिस तरीके से बात आए, देश और दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी में जिसके प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे देश भर में मंदिर जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सतर्क हो गया है। उसको देखते हुए इसी क्रम में प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के शक्ति पीठों में से एक मां ललिता देवी मंदिर में एक पहल करी गई है कि जो नवरात्रि से यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो यहाँ प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होने जा रहा है। जहाँ जो भी श्रद्धालु आते थे, या अगर पेड़े की बात कर ले या लड्डू की बात कर ले, तो उसपे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे कमेटी में जो बात करी गई है, जो कमेटी से जानकारी मिली है, जो यहाँ पे पुजारी से, यहाँ के महंत से जानकारी मिली है कि यहाँ पे ये जो किसी भी तरीके से अब यहाँ पे लड्डू या पेड़े का प्रसाद नहीं चढ़ेगा। सूखे अगर चढ़ाना है तो वो नारियल चढ़ा सकते हैं, सूखा मेवा चढ़ा सकते हैं, या अन्य जो फल है उसको चढ़ा सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि ये नवरात्रि से ये पहल करी गई है, पर श्रद्धालु इस पे कितना गौर करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आशीष, देखिए क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये बड़े बदलाव किए गए हैं मंदिर के
मंदिर में जो बाहर से प्रसाद है उस पर अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो दुकानदार हैं उनके धंधे पर इससे क्या बड़ा फर्क पड़ सकता है? जाहिर तौर पे जिस तरीके से, क्योंकि जो दुकानदार है यहाँ पे जो शुरू से जिसका ये काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ेगा। पर लेकिन मंदिर प्रशासन ने उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान रखते हुए ये जरूर उनको बताया है कि जो मंदिर में प्रसाद चढ़ेंगे उनको आप रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक जरूर सहूलियत मिलेगी। पर लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आज कई सालों से वो चीज को करते चले आ रहे हैं, जो चाहे लड्डू की बात कर ले, चाहे पेड़े की बात कर ले, जो उनको रखते चले आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। पर लेकिन मंदिर प्रशासन उनको पूरी तरीके से ध्यान देते हुए उनके भी लिए सहूलियत कर रहा है कि जो मंदिर में प्रसाद चढ़ेंगे, चाहे वो हम नारियल की बात कर ले या अन्य सामानों की बात कर ले, उनको रखने के लिए उनको कहा जा रहा है। तो एक जरूर से कहीं ना कहीं उनके लिए सहूलियत हो सकती है। और तब आशीष हम बात देखिए, हम करेंगे आपसे हमारे साथ। जी आशीष, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आसपास के लोग हैं वो इस फैसले से कितने ज्यादा सहमत हैं या नहीं है, उनसे इस प्रसाद के मामले में आप बात करने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, जो है श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और यहाँ के पुजारी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। महंत है, हम उनसे बात करेंगे कि महंत जी जिस तरीके से यहाँ बात करें, जो फैसला लिया जा रहा है, जो पहल की जा रही है प्रसाद को लेके, उसको लेके क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मंदिर संचालन समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय किया गया है कि जो खाद्य पदार्थों में जैसे मिठाई है, लड्डू है, इनमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी ऐसा यहाँ भी हो सकता है मिलावटी हो, इसीलिए इस नवरात्रि में ये निर्णय लिया गया है कि अब केवल सूखा प्रसाद, मेवा है, फल, इलायची दाना, नारियल, इन्हीं का भोग लगेगा दरबार में अंदर, बाकी प्रसाद वापस कर दिया है। अब इसके बात में जो बाहरी दुकानदार हैं, जो सामान जो आज से कई वर्षों से बेचते चल रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की मंडी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? तो उनके लिए ये बनाया गया है, भाई रोजी रोटी सबकी चलनी चाहिए, इसलिए समयान समयानुकूल समयानुकूल निर्णय लेते हुए इसमें वर्तमान में जैसे मिलावट की समस्या है, इसको देखते हुए तो हम सभी दुकानदारों से अपील करते हैं कि वो फल रखें, मेवा रखें, इलायची दाना रखें, नारियल रखें, इन्हीं का प्रसाद चढ़ेगा, यही दुकानों में रखें ताकि उनकी रोजी रोटी हमारे आजीविका साथ कुछ लोग चलती और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ हैं, महाराज जी तरफ। महाराज, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रसाद को लेके आज विवाद खड़ा हुआ है, तो जिस तरीके से यहाँ पहल करी गई है, कुछ शक्तिपीठ है, ललिता देवी है, रहे। तो उनके लिए क्या, किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइन रखी जा रही है, भक्तों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ की गाइडलाइन देखिए, देवी का मंदिर है, देवी में हलवा है, चना है और पूरी है, इनका भोग लगता है विशेष कर, क्योंकि देवी के लिए चना ही और हलवा ही अत्यंत प्रिय है, इसलिए यहाँ हलवा और पूरी का भोग लगता है चने का। और ये फल मीठा जो है वो आता है, मीठा जो है नहीं आता है, मीठा में इलायची दाना है और क्या कहते हैं बड़ी वाली मिश्री के कण है, ये सब प्रसाद के रूप में यहाँ आते हैं। और पहले से ही यहाँ का वो था, आज की तो बात ये है, लेकिन तरीका ये नहीं आता है। और नौ अगरबत्ती जलती है जो उसमें बांस में होती है, केवल धूप का यहाँ ही प्रयोग होता है और बहुत दिन से हो रहा है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से ये पहल करी गई है प्रसाद को लेकर, क्या कहेंगे कि जो मंदिर की तरफ से पहल करी गई, इसको लेकर आप क्या देखिए, अभी जो घटना घटी तिरुपति बालाजी में, बहुत ही शर्मनाक है हिंदू समाज के लिए। साथ ही जिन लोगों ने ये कार्य किया है ना? वो क्षमा योग्य भी नहीं। आप समझिए कि हमारे मंदिरों में सारी व्यवस्थाएँ शुद्ध रूप से की जाती है। यहाँ तक कि हम मंदिर में आते हैं तो बगैर स्नान नहीं आते। हम बिल्कुल अपने शुद्धता के साथ मंदिर में ही आना चाहते हैं। जो भी हम पहनते हैं, वो भी शुद्ध कपड़े ही पहन के आते हैं। साथ ही जो भी उनको प्रसाद के रूप में हम देना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल कोई झूठा नहीं होता, ठीक है? जिस तरह से वहाँ पे घटना घटी, वो बहुत ही शर्मनाक है, ये अक्षम्य है। इस पे सरकार इसे पहल करे। और साथ ही एक खास बात ये होनी चाहिए कि सरकार के जहाँ भी मंदिरों पे नियंत्रण है, वो समाप्त होने चाहिए। जिन मंदिरों पे सरकार के नियंत्रण है, वो पूरी तरह वो समाप्त कर देने चाहिए, उसकी अब जरूरत नहीं है। अगर आज नियंत्रण सरकार के पहल करी गई है, जिस तरीके से यहाँ पे आप लड्डू और पेड़े के लिए प्रतिबंध करके, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए ये तो सही हमारे हिसाब से नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कि अगर आप मंदिर प्रशासन के द्वारा ही कोई ऐसा स्टॉल लगवाया जाए जिसपे वो बाकायदे डेली वो टेस्ट किया करवाएं, क्वालिटी टेस्ट हो,
फिर उसके बाद तब वो, लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोग जो प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहते हैं वो बिल्कुल अर्पण होना चाहिए। तो सभा जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे कहना है, श्रद्धालुओं का कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी, जो श्रद्धालु उनको जरूर तकलीफ हो सकती है, पर जो भी यहाँ पे स्टॉल लगाया जाए और जो भी अगर सामग्री वो अपने श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाह रहा है, जो भी प्रसाद चढ़ाना चाह रहा है, उसकी जरूर एक बार जांच होनी चाहिए। जी। देखिए आशीष, जिस तरह से आपने बताया कि श्रद्धालुओं से आपने बात करने की कोशिश भी की और हमने ये भी जाना कि जो रोजी रोटी है उनकी ना छिने उसकी कैसी व्यवस्था है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से जो श्रद्धालु आते थे, जब से ये व्यवस्था नई व्यवस्था चालू हो गई है, नई गाइडलाइंस चालू हो गई है प्रसाद को लेकर, क्या श्रद्धालुओं के आने में कुछ कमी भी देखी गई है? इसको लेकर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी क्योंकि पितृ पक्ष का टाइम चल रहा है और क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद नवरात्रि है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये श्रद्धालुओं को आना कमी होगा, इसमें जरूर थोड़ी कमी जरूर होती है। पर लेकिन अभी ये चीज देखने को होगा कि नवरात्रि में इसका क्या देखने को मिलता है कि श्रद्धालु आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितना असर इसका पड़ रहा है, कितना नहीं असर पड़ रहा है, वो नवरात्रि पे ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मंदिरों से कहीं ना कहीं दूर होते हैं और पूजा पाठ से दूर होते हैं, तो ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। जी। अच्छा, इस मंदिर के सिवा प्रयागराज में और किस किस मंदिर में इसी तरह की देखिए जो व्यवस्था है वो लागू कर दी गई है प्रसाद को लेके? क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं माँ ललिता देवी मंदिर की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभी ऐसी और कहीं से बात सुनने को नहीं आई है, ना कहीं किसी तरीके से अभी किसी तरीके से और किसी मंदिर से गाइडलाइन आई है, पर लेकिन जो पहल करी गई है अभी, क्योंकि शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, ललिता देवी है, तो वहाँ ये पहल करी गई है। इसको देखते हुए जिस तरीके से प्रसादम को लेकर जिस तरीके से बात आई थी, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पहल करी गई है। अब ये आगे देखने वाली होगी कि इस पहल में कौन कौन मंदिर शामिल होते हैं, कौन नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। जी, आप बता दें आपको माँ ललिता देवी मंदिर में इस तरह की व्यवस्था को लेकर के शुरुआत कर दी गई है, प्रसाद को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें माँ ललिता देवी मंदिर में अब नहीं चढ़ेंगे लड्डू और सिर्फ सूखे मेवे ही प्रसाद में चढ़ा सकते हैं या फिर श्रद्धालु घर से बना हुआ प्रसाद लेकर आ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों से झाड़ू पोछा करा रहे हैं और जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने पहाड़गंज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों से पूछना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि श्रमदान चला हुआ है, इसमें सभी को चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो काम करना पड़ेगा। वहीं कैमरे पर पूछने या कोई ऐसा सरकारी फरमान मांगने पर वहां के स्टाफ बचते नजर आए हैं। चाइल्ड एक्ट की बात करें तो छोटे बच्चों से कोई काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकारी स्कूलों में सब नियमों को जैसे ताक पर रख दिया गया है और लापरवाही बरती जा रही है। जी हाँ, बता दें प्राइम टीवी ने जिस तरह से अध्यापकों से सवाल जब करने चाहे कि इस तरह छोटे बच्चों से साफ सफाई कराना क्या ठीक है, लेकिन वो कैमरे की नजर से बचते नजर आए हैं, कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए हैं। आपको बता दें प्राइम टीवी ने अध्यापकों से सवाल पूछे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बचते नजर आए हैं और बता दें स्कूल में बच्चे झाड़ू पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों से झाड़ू पोछा करा रहे हैं और सरकारी स्कूल का जब ये हाल है तो आगे हम क्या बात कर सकते हैं। वही हम बात करें कि प्राइम टीवी के संवाददाता ने जब पहाड़गंज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों से पूछना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि श्रमदान चला हुआ है, इसमें सभी को चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा हो उसे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने श्रमदान का बहाना करते हुए बच्चों से काम करने की बात कही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए दिल्ली से जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, गवर्नमेंट स्कूल से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी ही शर्मसार है कि जिस जगह पे बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है, ये कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर होते हैं स्कूल, लेकिन वहां पर बच्चे झाड़ू पोछा करते नजर आ रहे हैं। ये कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस स्कूल पर? जी ज़ेबा, काफ़ी शर्मसार ये हरकत है जो
स्कूल के शिक्षकों द्वारा की गई है। एक बच्चा जो झाड़ू पोछा उससे करवाया जा रहा है। गरीबी रेखा से आने वाले बच्चे इस सरकारी स्कूलों में आते हैं कि उनको शिक्षा प्राप्त हो सके और उस शिक्षा से वो अपने जो आगे भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन जब स्कूलों में ऐसी हरकतें होंगी बच्चों के साथ, इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, तो आने वाले भविष्य पे काफी असर पड़ने वाला। और ये काफी शर्मसार हरकत है जो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा किया गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो हाई सोसाइटी, हाई टेक्निकल पर चल रहे हैं, और यही अगर इन चीजों को देखा जाए कि जो स्कूलों में इस तरह की जो गलत चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत ही शर्मसार है दिल्ली के। देखिए, जिस तरह से ये स्कूल की बात समझ में आई है, पहाड़गंज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पर बात हो रही है। अगर यहाँ के टीचर्स की बात करें, जिस तरह से देखिए हमारे संवाददाता ने इनसे बात करने की कोशिश की है तो सूचना ये मिली कि वो बचते नजर आए हैं। उस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ सफाइयाँ दी हैं टीचर्स ने? जी, टीचर जो है वो सफाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें बाहर आई हैं, निकलकर सामने आई हैं, वो काफी हैरत करने वाली है कि बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बहुत ही गलत है। बच्चों से झाड़ू पोंछा लगवाना, बच्चों से और जो स्कूलों के काम है वो करवाना, न जाने उन बच्चों के साथ साथ क्या क्या होता होगा। लेकिन शिक्षक जो है वो उस पर अपनी सफाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बच्चों ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे ये भी बिल्कुल साफ है कि ये बच्चे जाहिर तौर पर अपने घर में कहते होंगे सारी बातें, जाकर परिजनों पे क्या इसका गलत संदेश जाता होगा कि किस तरह के स्कूल हमारे भारत में संचालित हो रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से काम कराया जा रहा है। गलत संदेश जाहिर सी बात है जनता पर जाता हुआ। इस पर अगर हम बात करें, देखिए आशीष, कार्रवाई क्या हुई अभी तक इस पर? जी, इस पे जो कार्रवाई की बात करें तो इस पे जांच जारी है। बच्चों के बयान भी लिए गए हैं और स्कूलों पर जो शिक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई की जो नियमित रूप से चल रही है, और उनकी भी गवाही वगैरह, उनके भी बयान लिए जाएंगे। और स्कूल के प्रधानाचार्यों से भी लगातार जो जांचकर्मी हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसमें बहुत बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे स्कूल से अपने घर जाते होंगे तो क्या होता है। तो परिजनों के ने भी शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई सामने आई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। इरशाद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास वो जो अध्यापक हैं उनसे बात हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश करें आप, कि इस वक्त अगर उनसे सवाल किए जाए कि आखिर चल क्या रहा है स्कूल में, ऐसा क्यों है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप उनसे बात करें। जी, लगातार मैं संपर्क में जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे मेरे से वो अध्यापक जुड़ते हैं और भी स्कूलों के अध्यापकों से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि इस तरह की हरकतें स्कूलों में क्यों हो रही है। क्या सभी स्कूलों का यही हाल है या फिर दिल्ली के जो पहाड़गंज स्कूल है वहीं पर यह हाल है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि देखिए अगर ये एक स्कूल की बात है तो इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दिल्ली के जिस तरह से ये गवर्नमेंट स्कूल में और भी स्कूलों में ये हो रहा है तो सरासर गलत है, और इसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए कि बच्चे से आखिर क्यों काम किया जा रहा है। खैर इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएडा सेक्टर 77 में रहने वाले एक फाइनेंस मैनेजर की पत्नी को 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर जालसाजों ने उनसे 30 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। बताया यह जा रहा है कि ठग ने महिला के फोन पर 2 सितंबर को ट्राई कर्मी बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की, फिर आधार कार्ड का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग में करोड़ों रुपए लेन देन करने की बात कहकर डराया और कुछ देर बाद कॉल लखनऊ चंदनपुर थाने में ट्रांसफर कर दी गई। बताया यह जा रहा है कि महिला को 12 दिन तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद ठगों ने आरटीजीएस के माध्यम से रुपए ट्रांसफर कराए। इस दौरान महिला काम पर जाती रही और ठग लगातार नॉर्मल कॉल पर निगरानी करते रहे। अब भी ठग लगातार कॉल करके धमकी दे रहे हैं। साइबर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरशाद एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए डिजिटल जो इस टाइम पे ठगी हो रही है
उसका चलन काफी हद तक जो है बढ़ चुका है और यहाँ पर एक अधिकारी के साथ में ये ठगी की गई है। क्या था पूरा मामला अगर हम बात करें इस केस की? जी, आपको बता दें कि एक नोएडा में सेक्टर 77 में रहने वाले एक फाइनेंस मैनेजर के साथ ये ठगी हुई है। उसको एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल के दौरान उसके आधार कार्ड लिए जाते हैं। आधार कार्ड के बाद उससे बात की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है। उसमें 30 लाख रुपए ऐड किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो उनसे 2 सितंबर को ट्राई कर्मी बनकर उनके पास एक कॉल आती है और कॉल जो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। देखिए व्हाट्सएप पे कॉल आई, उसके बाद अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास हुआ था कि आगे ये हमें फ्रॉड कॉल हो सकती है या कुछ भी, उन्हें आशंका क्या इस बात की कुछ हुई थी? क्योंकि देखिए जब पैसे काफी बड़ी तादाद में ये पैसे दिए गए हैं, उन लोगों ने पैसे ऐंठे हैं, क्या शुरुआती जब इसकी हुई थी उनको थोड़ी भी आशंका नहीं हुई थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? क्या कहेंगे? जी, जब तक मोहतरमा को आशंका होती, उनको शक होता, तो तब तक उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। आपको बता दें कि 12 दिन तक इनको इनसे जो है 12 दिन तक इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। फिर उनके साथ उनसे आरटीजीएस करवाई, पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद उनके साथ ये इतनी बड़ी ठगी की गई नोएडा के सेक्टर 77। देखिए अगर हम जनता को इस बात से अवगत कराना चाहें कि डिजिटल अरेस्ट की अभी आपने बात कही, डिजिटल अरेस्ट इनको किस तरह किया गया और डिजिटल अरेस्ट पे आप कुछ बताना चाहें ताकि उससे ये होगा कि देखिए और जो जनता है जो इस वक्त ये खबर देख रही है वो इस बात से जागरूक हो सके कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और किस तरह से फ्रॉड से बच सके आप। जी, मैं बता दूं, जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं वो आजकल काफी तरीके से चल रहे हैं। उनके बहुत अलग अलग माध्यम होते हैं। कुछ लोगों को उनको वीडियो कॉल की जाती है और जो उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो ले लिए जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि सपोज इसी मामले की हम बात करते हैं कि इसमें आधार कार्ड ले लिया गया। फिर उनसे जो वीडियो कॉल पे जो बात हो रही थी, फिर कॉल की गई। कॉल के बाद उनको नियर बाई थाने से मर्ज किया गया और फिर उसके बाद इस तरह की धमकियां उनको लगातार मिलती रही और अब भी उनको लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। देखिए जिस तरह से 12 दिन तक इस महिला को प्रताड़ित किया गया है और उसके बाद भी ऐसा क्यों कर दिया जाता है कि कार्रवाई इसमें लेट होती है? क्योंकि देखिए जो भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते हैं उसमें कार्रवाई अमूमन बहुत देर में होती है और उससे ये हो जाता है कि हर इंसान बचना चाहता है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आती जा रही है और अब ये लखनऊ का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? जी, हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि जो डिजिटल लूट है या रॉबरी है, ये जो चीजें हैं, जो डिजिटल चोरियां होती हैं, तो उसमें अक्सर हमारे देश की जनता क्या करती है कि वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है कि चलो कोई नहीं, 1000-2000 रुपए की बात है। लेकिन वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है। पहले फोन पे, पेटीएम से लोगों के साथ ये ऐसी चोरियां हुआ करती थी कि उनके साथ पहले अकाउंट से 900 रुपए कट गए, फिर उसके बाद वो बाद में पता चलता है कि वही 900 कई बार उनके कटे हैं। तो इससे ये चीजें सारी सामने आती है और ऐसा ही ये मामला इसमें सामने आया गया कि पहले वीडियो कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उनको बहकाया जाता है, फिर धमकाया जाता है और अब भी लगातार वो धमकियां आई हुई हैं और इन्हीं धमकी के डर से उन्होंने ये आरटीजीएस करके पेमेंट उनके साथ ही इतनी बड़ी ठगी। जी इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ।